तो क्लास 12 की मैथमेटिक्स विषय के अंतर्गत आप सभी लोगों को मॉडल प्रश्न पत्र सॉल्व कराया जा रहा है, जिसमें मैंने आप लोगों को 2023 का सेट नंबर 6 जो है सॉल्व कराना शुरू किया था और अभी तक इसकी 2 क्लासें हो चुकी हैं। एक क्लास में 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले जितने प्रश्न थे उनको मैंने पढ़ा दिया है और कल की क्लास में मैंने आप लोगों को सेट नंबर 6 की दूसरी क्लास दी थी, जिसमें मैंने आप लोगों को 5 नंबर वाले प्रश्नों को सॉल्व कराया। आज सेट नंबर 6 की तीसरी क्लास है, जिसमें आप लोगों को 8 नंबर वाले प्रश्न सॉल्व कराए जाएंगे। सभी विद्यार्थियों को पता है कि अगर बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का एक क्वेश्चन भी गलत हो गया तो रिजल्ट पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है ना। तो 8 नंबर वाले प्रश्नों पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक। उसके बाद 5 नंबर वाले पर और फिर 1-2 नंबर वाले पर, ठीक है। बड़े क्वेश्चनों पर ज़्यादा मेहनत करोगे तो रिजल्ट अच्छा बनेगा, ठीक है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन नहीं गलत होंगे तो रिजल्ट अच्छा ही बनेगा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये 24 नंबर की क्लास होगी क्योंकि 8 नंबर वाले सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट लिखा है, सिद्ध कीजिए कि लिमिट 0 to π/2 log sin x dx बराबर -π/2 log 2। ये इतना पॉपुलर क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को कई क्लासों में इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। अभी निश्चित समाकलन की महामैराथन क्लास दी, वहाँ पर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया और मैंने आप लोगों को अनसॉल्व पेपर का जो सेट नंबर 2 सॉल्व कराया था। प्लेलिस्ट आपका इस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिलेगा, आप ओपन करके देखिए। सेट नंबर 2 जब मैंने सॉल्व कराया है तो सेट नंबर 2 का जो क्वेश्चन नंबर 8 का खा पार्ट है, 8 के का और खा 2 पार्ट हैं, तो खा पार्ट में यही सेम क्वेश्चन था और मैंने वहां पर भी आपको सॉल्व कराया है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। आपके एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है और कई बार मैं सॉल्व करा चुका हूं। देखना है तो प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। सेट नंबर 2 पर जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 के खा पार्ट में आपको मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। या निश्चित समाकलन की महामैराथन क्लास ओपन कर लीजिए, वहां पर भी मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया है, ठीक है। तो बार बार 8 नंबर वाला प्रश्न है, बार बार सॉल्व कराएंगे, समय बहुत लगेगा। आगे बढ़ते हैं खा पार्ट। 7वें का जो खा पार्ट ये आपका ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है और लैंग्वेज वाला प्रश्न आता ही आता है। जैसे इसमें दिया गया, सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठीय क्षेत्रफल और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है, ठीक है, 3 होगा, ये चीज सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक शंकु की बात हो रही है तो हम एक यहाँ पर शंकु आपके समक्ष बना लेते हैं जिससे इस क्वेश्चन को हम समझा पाए। शंकु के अर्धशीर्ष कोण की बात हुई, अर्धशीर्ष कोण ये आपका होगा, चाहे इसको मानिए चाहे इसको मानिए। ये जो अर्धशीर्ष कोण थीटा है ये आपका होगा साइन इनवर्स 1/3। ये चीज प्रश्न में कही जा रही है। इसका मीन्स ये है कि जब साइन इधर आएगा, इनवर्स इधर आएगा, साइन इनवर्स तो साइन थीटा बराबर 1/3, साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़ होता है। अगर ये थीटा है तो लंब ये होगा, कड़ ये होगा, 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कड़ होती है, इसकी बात हुई, ठीक। तो एक शंकु में जो ये कड़ होता है ये आपकी त्रिज्यक ऊंचाई होती है, त्रिज्यक ऊंचाई L बराबर होता है √r² + h²। आप कहेंगे होता है। इस त्रिभुज को नाम दे दिया ABC और इस बिंदु को नाम दे दिया O और शंकु की ऊंचाई को हमने मान लिया h और शंकु की त्रिज्या को हमने मान लिया r और शंकु की त्रिज्या ऊंचाई को हमने मान लिया l। बताइए, अब प्रश्न ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और महत्तम आयतन वाले 2 चीजें बात की गई। सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हुई तो लंबवृत्तीय, पहले यह देखते हैं 7वें का खा पार्ट है, लंबवृत्तीय है ना, लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालेंगे हम, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस क्वेश्चन को कायदे से रिवाइज कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। देखिए आप सभी को पता है कि जब शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये नीचे वाला एरिया नहीं आता, केवल इतना एरिया आता है और इतने जो वक्र पृष्ठ होता है वो आपका होता है πrl, ठीक। लेकिन संपूर्ण में ये भी तो नीचे वाला भी तो आएगा, नीचे वृत्ताकार भाग है, वृत्त की त्रिज्या r है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा πr²। तो नीचे वाला क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, अर्थात πrl + πr²। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। पृष्ठीय क्षेत्रफल को हमने s मान लिया, s बराबर πr। हमने कहा l जो होता है त्रिज्या ऊंचाई जो होती है वो √h² + r² के बराबर होती है, प्लस ये हो जाएगा πr²। एस बराबर, बहुत सटीक तरीके से क्वेश्चन को समझना है। इन दोनों में कॉमन कितना मिलेगा, आप कहोगे πr, ब्रैकेट में क्या बचेगा √, इसको r² + h² लिख लो, चाहे h² + r² लिखो, चाहे r² + h², बात एक ही प्लस। अच्छा πr कॉमन लिया तो यहाँ पर r बच गया, इस πr को s के बट्टे में भेजेंगे, s/πr बराबर ही हो गया √r², यहाँ पर थोड़ा सही करके लिख देते हैं, √r² + h² और प्लस का बचा r, इस r को इधर ले आएंगे,
एस अपान पाई आर, इस आर को इधर लाएंगे माइनस आर बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ से हम एच का मान निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे, यहाँ पर वर्ग कर देंगे, है ना। वर्ग कर देंगे तो जो हमारा मान है एच का वो आसानी के साथ आ जाएगा। तो वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे। ठीक, तो a स्क्वायर मतलब एस स्क्वायर अपान में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू ए के स्थान पर एस अपान पाई आर और बी के स्थान पर आर, आप देख सकते हो, बराबर इधर स्क्वायर करने पर अंडर रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आर स्क्वायर से प्लस आर स्क्वायर दोनों पक्षों में कैंसिल हो जाएगा। ये आपका बचेगा एस स्क्वायर अपान में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। यहाँ पर कितना बचेगा, आर से आर कैंसिल, ये आपका आ जाएगा 2s अपान में कितना बचेगा भैया, पाई बचेगा, आप देख सकते हो आर से आर कैंसिल हो गया, बराबर आपका हो गया एच स्क्वायर। एच का मान निकालेंगे, स्क्वायर इधर आएगा, अंडर रूट हो जाएगा, अर्थात जब एच का मान आ जाएगा तो अंडर रूट एस स्क्वायर अपान में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और माइनस का 2s अपान में पाई। बताइए इसको क्या हम समीकरण एक मान सकते हैं, मान सकते हैं। ठीक है, देखिए हमें यहाँ पर शंकु को थोड़ा सा चाहे रफ कर दें, चलो अच्छा रफ नहीं करेंगे हम। अब देखिए ये बात हो गई शंकु के संपूर्ण पृष्ठ की, और संपूर्ण पृष्ठ से मैंने शंकु की ऊंचाई निकाल ली है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल के पदों में। अब हम बात करें शंकु के आयतन की, महत्तम शंकु का आयतन दिखाना है, मतलब उच्चिष्ट मान दिखाना है। तो जो शंकु का आयतन सभी विद्यार्थी जानते हैं, शंकु का आयतन, आयतन को किससे लिखते हैं, v से। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे एच का मान आया है अंडर रूट एस स्क्वायर अपान में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s अपान में पाई, यही तो आया। बहुत ध्यान से एक एक स्टेप को देखिएगा, समझ जाओगे। ठीक, नहीं लास्ट आपको समझ में नहीं आएगा। v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर, ध्यान से थोड़ा समझिएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर है तो यहाँ पर हम पाई आर स्क्वायर से ऊपर नीचे भैया कर देंगे गुणा। इससे क्या हो जाएगा, हर में इसमें भी पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, इसमें भी पाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, और पाई स्क्वायर आर स्क्वायर को हम बाहर कॉमन ले लेंगे, मतलब 1 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे, अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो पाई आर हो जाएगा। आपको पता है वर्गमूल के चिन्ह से जो संख्या बाहर निकलती है, जो वर्ग में होती है वही तो बाहर निकलती है। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा वर्गमूल से, और ये आ जाएगा वर्गमूल के अंदर एस स्क्वायर माइनस का 2s पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हमने बट्टे से केवल कॉमन पहले एलसीएम ले लिया दोनों का सेम, उसके बाद बाहर निकाल लिया 1 पाई आर। अब देखिए ये पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, v बराबर आ गया 1/3 आर और अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। बताओ ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो। ये आपका क्या आया है, आयतन आया है। आई बात समझ में। लेकिन क्या आप बताओ, अगर आयतन को महत्तम दिखाना है तो महत्तम दिखाने का मतलब उच्चिष्ट दिखाना है, तो उच्चिष्ट हम क्या दिखा सकते हैं, उच्चिष्ट दिखाने के लिए जो समीकरण ये अंडर रूट में है, तो जब हम अवकलन करेंगे तो दिक्कत होगी। तो जैसे v का मान उच्चिष्ट दिखाना तो v स्क्वायर का मान भी तो उच्चिष्ट होगा, अगर v का मान उच्चिष्ट होगा तो v स्क्वायर का मान भी उच्चिष्ट होगा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले अंडर रूट हटाते हैं, v स्क्वायर इसे बना लेते हैं। अगर v स्क्वायर को उच्चिष्ट दिखा दिया तो v भी उच्चिष्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, v उच्चिष्ट है तो v स्क्वायर भी उच्चिष्ट है। यहाँ पर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, या करके इसको ले सकते हैं v स्क्वायर बराबर, देखिए वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/9 आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पर, ये बचेगा एस स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और एस भी है आपका भैया, गड़बड़ हो गया थोड़ा यहाँ पर, 2s पाई आर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर किया दोनों पक्षों का तो इधर हो गया v स्क्वायर, इधर 1/9 आर स्क्वायर, इधर से अंडर रूट हट गया तो एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। बताइए इतनी बात समझ में है कि नहीं आई। अब ये आपका आ चुका है क्या, इक्वेशन, मेन फलन का इक्वेशन यहाँ पर आ चुका है। अब इसका एक बार अवकलन करना, 2 बार अवकलन करना, एक बार अवकलन को 0 के बराबर दिखा करके वैल्यू निकालना है, और जहाँ पर हमने द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात किया उसमें वैल्यू पुट करके वैल्यू ऋणात्मक दिखाना, तभी तो आयतन उच्चिष्ट होगा। तो यहाँ पर करेंगे क्या, लिखेंगे ये समीकरण, सबसे पहले हम देखेंगे तो ये समीकरण है आर के पदों में, तो हमको आर के सापेक्ष क्या करना पड़ेगा, समीकरण का अवकलन। तो आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो v देखो ये हो जाएगा d/dr, v स्क्वायर का हमने एक बार अवकलन किया तो 1/9
बहुत ध्यान से देखिएगा। अच्छा, आर स्क्वायर का अगर अंदर से मल्टीप्लाई करा लेते तो ज़्यादा आसान हो जाता है ना। हाँ, आर स्क्वायर का जब मल्टीप्लाई करा लेते तो ये होता कितना, पहले आप बताओ। ये आपका होता एस स्क्वायर आर स्क्वायर, और जब आर स्क्वायर का एस स्क्वायर आर स्क्वायर का अवकलन करते तो 2r हो जाता। आर स्क्वायर का गुणा यहाँ पर भी हो जाता तो 2s पाई, ये तो अचरय पद था। आर स्क्वायर का गुणा आर की पावर 4 हो जाता। आर की पावर 4 का अवकलन करते तो 4r क्यूब हो जाता। बताओ हो जाता कि नहीं हो जाता। ठीक, थोड़ा सा उधर बढ़ा देते जिससे दिखाई पड़े। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है ना, लॉन्ग है, तो समझना पड़ेगा एक एक स्टेप को। तो एक बार अवकलन किया d/dr v स्क्वायर का हमने अवकलन किया है, तो आया 1/9, ये हो गया 2s स्क्वायर आर माइनस ये आपका हो गया 4 दूनी 8s पाई आर क्यूब। ये हमने एक बार अवकलन किया, इसको हम मानेंगे समीकरण 2। बात समझ में आई। अब हम पुनः एक्स के आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो पुनः आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि उच्चिष्ट निम्निष्ठ में ही तो होता है, जो फलन आता है उसका एक बार अवकलन, फिर 2 बार अवकलन, फिर उच्चिष्ट निम्निष्ठ मान के लिए एक बार वाले अवकलन को 0 के बराबर दिखाते हैं। आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर चलिए आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा d2v स्क्वायर बाई dr स्क्वायर। ठीक है, 2 बार अवकलन कर रहे हैं, 1/9 अचर पद बाहर ही रहेगा, 2s स्क्वायर, आर का आर के सापेक्ष 1 हो जाएगा माइनस, यहाँ पर देखिए 8s पाई अचर पद बाहर हो जाएगा, आर क्यूब का अवकलन कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर। इस तरीके से d2v स्क्वायर अपान में dr स्क्वायर बराबर 1/9 2s स्क्वायर, और 8 त्रिक कितना हो जाएगा 24 पाई, है ना, 24 8 त्रिक 24 पाई, और s भी तो है, तो हो जाएगा 24 पाई s और r स्क्वायर। इसको हम मानेंगे समीकरण 3। पहले आप लोग बताओ यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई। हर एक स्टेप को बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया। मैंने कहा सवाल आज की क्लास में बड़े हैं, थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना, सबसे पहले इसका ले लीजिए, क्योंकि थोड़ा इधर रफ करेंगे हम भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भाई थोड़ा सा रफ करते हैं और आगे आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है, बहुत ही ध्यान से एक एक स्टेप को समझना भाई, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, है ना। देखिएगा यहाँ करेंगे क्या, एक बार जो मैंने अवकलन किया लिखेंगे उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान के लिए क्या करते हैं हम, जो एक बार अवकलन किए होते हैं उसको 0 के बराबर दिखाते हैं। तो एक बार अवकलन कहाँ किया था, यहाँ पर, तो इसको हम 0 के बराबर दिखाएंगे। देखो जो एक बार अवकलन किया है लिखेंगे dv स्क्वायर अपान में dr, इसको हम 0 के बराबर दिखाएंगे। अब इसकी वैल्यू है कितनी, तो आप कहेंगे 2s स्क्वायर r बटे में 9, देखो मैंने 9 का अंदर से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 8 है s पाई r क्यूब बटे में 9 बराबर 0। ठीक है, ये d2v अपान dr की वैल्यू आप यहाँ से दे सकते हो, 9 का अंदर से केवल मल्टीप्लाई किया है और बराबर 0 दिखा दिया। अब यहाँ से आपका हो जाएगा 2s स्क्वायर r बटे में 9, है ना, इसको उधर ले जाएंगे, बराबर हो जाएगा 8s पाई r क्यूब बटे में 9, 9 से 9 कैंसिल, है ना, एक s से एक s कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, तो ये आपका बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 2 और इधर बचेगा 8, है ना, यहाँ पर 2s बचेगा, 2s बराबर इधर 8 बचा, और ये आपका बचा पाई और बचा r स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम r की वैल्यू निकालेंगे तो r स्क्वायर बराबर 2s बटे में 8 पाई हो जाएगा, 2 से 8 को काटेंगे तो s बटे में 4 पाई हो जाएगा। ठीक है, अर्थात यहाँ से जब हम r की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट s अपान 4 पाई के बराबर हो जाएगा। देखिए स्क्वायर r स्क्वायर बराबर s अपान 4 पाई, तो r बराबर अंडर रूट s अपान 4 पाई, r की वैल्यू आई s अपान 4 पाई। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो जब r की वैल्यू s अपान 4 पाई आई तो h की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, देखो r का मान रख करके s के पदों में। आई बात समझ में कि नहीं आई, क्योंकि हमको दिखाना है साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़। अगर हम बात करें लंब, तो लंब का मान तो r का आ चुका है, कड़ की बात करें कड़ में है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, h का मान कहाँ से आएगा, r का मान तो पता हो चुका है, h का मान इस समीकरण से आएगा जो पहली इक्वेशन थी, तो यहाँ से हम निकालेंगे h का मान। ठीक है, देखिए लिखेंगे तब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जो h का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, h बराबर था s स्क्वायर अपान में पाई स्क्वायर r स्क्वायर, है ना, माइनस 2s अपान में पाई। r का मान रखने पर r बराबर
कितना रखेंगे, अंडर रूट एस अपान 4 पाई रखने पर हम भैया रखेंगे। ठीक है, पहले तो एक काम कर लेते हैं, अभी रखने से एक काम पहले ये देखना है कि उच्चिष्ट है कि नहीं, उच्चिष्ट भी दिखाना है ना। तो एक छोटी सी गलती होगी, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। एच का मान तो निकालेंगे ही, लेकिन उसके पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे आर बराबर अंडर रूट एस अपान 4 पाई पर, जो दोबारा मैंने अवकलन किया ऊपर उच्चिष्ट तो पहले दिखाएं, तो दोबारा अवकलन जो किया है डी टू वी स्क्वायर अपान में डी आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू देखिए कितनी आएगी, ऐसे ही आप देख लो। यहाँ पर जब आप आर का मान रखोगे एस अपान 4 पाई अंडर रूट एस अपान 4 पाई आर के स्थान पर, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर अपान में, देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर है ना, तो एस अपान 4 पाई हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, एस अपान 4 पाई हो जाएगा, तो एस स्क्वायर अपान 4 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 4 छंग 24, 2s स्क्वायर से आपका 6s स्क्वायर जाएगा, माइनस का 4s स्क्वायर करके कुछ बचेगा, मतलब जो यहाँ पर नंबर आपको मिलेगा वो ऋणात्मक मिलेगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि डी टू वी स्क्वायर अपान में डी आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी भैया, 0 से कम होगी। किससे कम होगी, 0 से कम होगी। ठीक है, 0 से कम होगी, 0 से कम होने का मतलब ऋणात्मक होगी, ऋणात्मक होगी। अतः आर बराबर एस अपान 4 पाई पर क्या है, आयतन महत्तम है, आयतन उच्चिष्ट है या महत्तम है, ये बात आपको सिद्ध करनी थी। अब महत्तम है तो इस स्थिति में आर का मान आ चुका है अंडर रूट एस अपान 4 पाई। तो अब हम समीकरण 1 से एच का मान निकालेंगे, एच बराबर यहाँ पर देखिएगा एस स्क्वायर अपान में पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर है, आर का मान एस अपान 4 पाई है अंडर रूट, और स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एस अपान में 4 पाई, क्लियर, माइनस 2s अपान में पाई। बहुत सावधानी के साथ देखिएगा, मैंने आर स्क्वायर का केवल मान रखा है। ठीक, अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा h बराबर अंडर रूट एस से एक एस कैंसिल, एस अपान में पाई से पाई कैंसिल, ये पाई बाई 4 बचा, एक पाई बचा बटे में 4 ऊपर चला गया, 4s अपान पाई माइनस 2s अपान में पाई। इसे आप सॉल्व करोगे ना तो ये आपका कितना आ जाएगा, 4s से 2s जाएगा, हर बराबर है, एक पाई ले लिया, हर 4s से 2s जाएगा तो 2s बचेगा, मतलब h बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2s अपान में पाई। h का मान भी पता चल गया। अब h का मान पता चल गया तो हम थीटा का मान आसानी के साथ निकाल सकते हैं। हमको इस स्थिति में ये दिखाना है कि जो थीटा आएगा, जब महत्तम आयतन है तो थीटा जो आएगा वो साइन इनवर्स कितना आना चाहिए, तो आप कहोगे साइन इनवर्स 1/3 आना चाहिए। अब लिखेंगे यहाँ पर 9 समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में अगर हम बात करें साइन थीटा बराबर, थीटा यहाँ पर अर्धशीर्ष कोण, थीटा के सामने भुजा लंब बटे में कड़ी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी आई है तो आप कहेंगे अंडर रूट एस अपान में 4 पाई, अंडर रूट आर की बात करें, आर की वैल्यू एस अपान 4 पाई है और आर स्क्वायर की वैल्यू एस अपान 4 पाई है। ठीक है, आर की वैल्यू अंडर रूट एस अपान 4 पाई, तो आर स्क्वायर की वैल्यू एस अपान 4 पाई, प्लस एच स्क्वायर की बात करें तो एच स्क्वायर का मान निकालेंगे, एच बराबर अंडर रूट 2s अपान पाई, तो एच स्क्वायर का मान हो जाएगा 2s अपान में कितना भाई, पाई। मानते हैं बात। अब चलिए ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर, ऊपर हो जाएगा अंडर रूट एस अपान में 4 पाई, नीचे सॉल्व करेंगे हम तो 4 से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे तो हर बराबर हो जाएगा 4 दूनी ऊपर हो जाएगा 8, 8 और 9, 8 और 1s मिलके हो जाएगा 9s और बटे में 4 पाई हो जाएगा। अब देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्योंकि दोनों पर अंडर रूट लगा है कि नहीं लगा है, तो ऊपर हो जाएगा अंडर रूट एस और नीचे हो जाएगा अंडर रूट 9s, अंडर रूट एस से अंडर रूट एस कैंसिल और 1 अपान अंडर रूट 9, 1 अपान अंडर रूट 9 का मान 3, तो यहाँ से अगर हम थीटा का मान निकालेंगे साइन उधर जाएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3। इतना बड़ा भैया ये क्वेश्चन था। अब आपको 8 नंबर मिलेंगे। इसकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आप सभी के लिए बेस्ट रहेगा। आप देख सकते हैं सवाल को सॉल्व करने में हमें कुल जो है 15 मिनट का करीब समय लगा है, 14-15 मिनट का। ठीक, तो इस सवाल की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम में ये बहुत बार आ चुका है सवाल, ठीक है ना, 8 नंबर में ही आता है, इससे नीचे नहीं आता, तो उसकी आप प्रैक्टिस कर डालिए, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें स्टेप समझना है आपको। तो ये था 7 नंबर का खा पाठ, 8 नंबर का क्वेश्चन और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। तो
8वें का पार्ट रैखिक समीकरण निकाय को आप भी विषय हल करना, हजारों बार बताया गया, हर एक सेट में मिलता है। और जो खा पार्ट है उसमें न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए दिया गया। न्यूनतम दूरी तो हर एक सेट में आता है, लेकिन यहाँ पर जो न्यूनतम दूरी निकालना है इसमें समीकरण जो है वो आपको कार्तीय रूप में दी गई है, ठीक है, सदिश रूप में नहीं दी गई। तो कार्तीय से पहले सदिश रूप में बनाएंगे, फिर बाकी तो वही काम करना है, ठीक है। तो चलिए अब तुमको ये बता देते हैं कि कैसे आप जो है कार्तीय समीकरण को किसमें बनाओगे, कार्तीय समीकरण को सदिश समीकरण में बनाओगे। उसके बाद फिर वही न्यूनतम दूरी वाला जो फार्मूला बताया अप्लाई कर देना, क्वेश्चन लग जाएगा। आई बात समझ में? चलिए भाई देखिए, अब ये आपका 6 नंबर सेट चल रहा है। इसके पहले मैंने जितने सेट सॉल्व कराया उसमें ये सारे क्वेश्चन बार बार आ रहे थे, तो जो आ रहे हैं उनको इसीलिए हम यहाँ पर आपको सॉल्व करने के लिए दे देते हैं। कोई ऐसी बात नहीं यहाँ पर कि कुछ छोड़ दिया जाता है। तो रैखिक समीकरण निकाला, कई बार क्वेश्चन हो चुका है। यहाँ पर देखिए रेखा दी गई है x+1 बटे में 7, ये कार्तीय समीकरण है, बराबर y+1 बटे में -6 बराबर z+1 बटे में 1। और एक समीकरण दी गई है x-3 बटे में 1 बराबर y-5 बटे में -2 बराबर z-7 बटे में 1। बताया जा रहा है इन रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम बताएं इन रेखाओं की तुलना किससे करते हैं, की तुलना हम तुलना करते हैं x-x1 बटे में a1, y-y1 बटे में b1, z-z1 बटे में c1 तथा इस समीकरण की तुलना किससे करेंगे, x-x2 बटे में a2, ठीक, y-y2 बटे में b2, z-z2 बटे में c2 से करने पर हम करेंगे तो जो ये समीकरण है इसके हम क्या निकालेंगे, द्विक अनुपात निकालेंगे, ठीक। बाकी देखिए सदिश रूप होता क्या है, तो यहाँ पर अगर द्विक अनुपात निकालेंगे a1 b1 c1, 7 - 6 1 आएगा। अच्छा, x1 की वैल्यू -1 आएगी, y1 की वैल्यू -1, z1 की वैल्यू -1 आएगी कि नहीं आएगी। तुलना करेंगे तो x1 की वैल्यू हो जाएगी -1, y1 की वैल्यू -1, z1 की वैल्यू -1, a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, b1 की वैल्यू -6, c1 की वैल्यू 1। यहाँ पर अगर देखें तो x2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3। देखिए -x2 बराबर -3, तो x2 बराबर 3। अच्छा, y2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, आप कहोगे 5, z2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, आप कहोगे 7, a2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी -1 मिल जाएगी, और b2 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू 1 मिल जाएगी कि नहीं। अब सदिश समीकरण बनाना बहुत आसान। देखिए तो पहली समीकरण आपकी हो जाएगी वेक्टर r1 बराबर, देखिए a1 की अगर बात करें तो देखिए x1 का गुणांक कितना है -1, तो -i कैप, फिर इसका -j कैप, फिर इसका -k कैप, ठीक है, प्लस क्या लिखते हैं लैम्डा। अब जो अनुपात है समीकरण के, जैसे a1 का 7 है तो ये हो जाएगा 7i कैप, सदिश रूप में लिख रहे हैं b1 -6j कैप गुणांक के साथ, और प्लस k कैप। इस तरीके से इस कार्तीय समीकरण को हमने किस में बना दिया, सदिश समीकरण में। इसी तरीके से तथा लिखेंगे, इसको बनाएंगे, r2 वेक्टर बराबर आ जाएगा, देखिए यह हो जाएगा 3i कैप और प्लस का 5j कैप और प्लस का 7k कैप, और प्लस म्यू बनाएंगे, म्यू के बाद जो आपके द्विक अनुपात हैं उनसे सदिश बनाएंगे, तो ये हो जाएगा i कैप प्लस, सॉरी यहाँ पर b2 का मान -2 है तो -2j कैप, और प्लस का c2 का मान कितना है 1, तो ये आपका हो जाएगा k कैप। बताइए बात समझ में कि नहीं। तो आपको दो सदिश समीकरण मिल चुके हैं। अब की इसकी तुलना करेंगे, की तुलना वेक्टर r1 = a1 + लैम्डा b1 व इसकी तुलना r2 बराबर a2 + म्यू b2 से करने पर, ठीक। अब यहाँ से आपको a1 की वैल्यू ये देखो मिल गई, a2 की वैल्यू ये मिल गई, b1 की वैल्यू ये है और b2 की वैल्यू ये। न्यूनतम दूरी का सूत्र क्या होता है, न्यूनतम दूरी बराबर क्या होता है भाई, d बराबर मॉड, यहाँ पर आपका होता है b1 क्रॉस b2, दूसरे ब्रैकेट में a2 - a1, दोनों सदिशों का a2 वेक्टर - a1 वेक्टर, बटे में मॉड b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड, फिर पूरे का मॉड।
ये सूत्र होता है न्यूनतम दूरी का भैया, न्यूनतम दूरी का ये सूत्र होता है, ठीक है। अब इस दूरी के सूत्र को लगा करके देख लेते हैं एक बार, कहीं पर गलती ना होने पाए। यही सूत्र होता है, क्या होता है, B1 क्रॉस B2 A2 माइनस A1 अपान में B1 क्रॉस B2 का माड, ठीक है। ये सूत्र आपका होता है। आपको हम बता दें, देखो B1 क्रॉस B2 मतलब इस सदिश और इस सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, वो यहाँ पर आ जाएगा। उसका परिमाण माड निकालना जानते ही, अंडर रूट I के गुणांक का स्क्वायर, J के गुणांक का स्क्वायर, K के गुणांक का स्क्वायर। और यहाँ पर ये A2 है, ये A1 है, तो A2 माइनस A1 सदिश तो आप निकाल ही सकते हो, वैल्यू रखना है, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये काम आपका है, बाकी आप इसकी दूरी डिस्टेंस निकाल लीजिएगा। ये काम तो कई बात करना बताया है, ये नहीं बताया था कि कार्तिक को सदिश में कैसे व्यक्त करना, वो मैंने अब बता दिया। आई बात समझ में कि नहीं समझ में? तो आप लोग इसे करोगे और इसकी न्यूनतम दूरी हमको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ, तभी मुझे पता चलेगा कि आपकी पढ़ाई चल रही है। नहीं आप जब A2 माइनस A1 और B1 क्रॉस B2 नहीं निकाल पाओगे तो क्या करोगे भैया ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का अगला जो क्वेश्चन होगा 9 का और खा पार्ट, देखिए 2 क्वेश्चन बचे हैं। तो पहला है 9 का एक्स अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्त कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। पहले इसको याद करते हैं, फिर खा के अंदर 2 पार्ट हैं उन्हें भी याद सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, जल्दी इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो लगभग अवकल समीकरण में सिलेबस में बचा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को यहाँ पर हम सॉल्व करा देते हैं क्योंकि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं और अवकल समीकरण से कुछ है पार्ट हटा हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं, इसको लगा लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। तो इसमें इन्होंने कहा है कि एक्स अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले, मूल बिंदु तो जानते हो ना, जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर चतुर्थांश बनाया, बहुत ध्यान से इस प्रश्न को समझिएगा। चतुर्थांश में यहाँ पर होगा O, जिसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं 0,0। अब इस मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाला कोई वृत्त ऐसे ऐसे तो वृत्त स्पर्श करेगा एक्स अक्ष को मूल बिंदु पर, एक्स अक्ष को ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करेगा तो वृत्त तो ऐसे खींचा जाएगा भैया, ठीक। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये मध्य बिंदु है, वृत्त का केंद्र है, इसका निर्देशांक जो होगा वो 0 कामा करके ही कुछ होगा क्योंकि एक्स अक्ष पर दूरी कुछ चली नहीं जा रही, वाई अक्ष पर मान लीजिए A दूरी चली जा रही है, तो 0 कामा A इस बिंदु का निर्देशांक होगा कि नहीं होगा, होगा। अब आप जानते हो कि जिस बिंदु का केंद्र H कामा K हो उस वृत्त का समीकरण क्या होता है। वृत्त का समीकरण कक्षा 11 में पढ़े हो, कोनिक सेक्शन चैप्टर। तो वृत्त का समीकरण होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर, h के स्थान पर 0 है, प्लस y माइनस k के स्थान पर a है, इसका होल स्क्वायर बराबर त्रिज्या का स्क्वायर, इसकी त्रिज्या कितनी होगी, a ही तो होगी, तो a का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर आपको वृत्त का इक्वेशन मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ay बराबर a स्क्वायर। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, ये a स्क्वायर से ये a स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay बराबर 0 मिल गया कि नहीं। अब इस इक्वेशन का, यही वृत्त का इक्वेशन है, इस इक्वेशन का अवकल समीकरण निकालना। अवकल समीकरण मतलब ये है कि इस समीकरण में जो अचर है पद a, इसको गायब करना है। इसको गायब करने के लिए एक बार अवकलन करना होगा। एक बार अवकलन करेंगे x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2x। एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का 2y और y का अगेन होगा तो dy बाई dx। यहाँ पर x का अगेन होगा तो x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, माइनस 2a अचर पद बाहर हो जाएगा, y का अवकलन कितना हो जाएगा dy बाई dx बराबर कितना 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबको मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, माना थोड़ा एक काम करते हैं, चलो अच्छा नहीं मानते, कुछ भी नहीं मानते, हम क्या करते हैं एक काम करते हैं 2x को उधर ले जाते हैं, ठीक है। यह एक काम करते हैं 2x, इसमें से हम dy बाई dx कॉमन ले लेते हैं। जब dy बाई dx कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2y माइनस का 2a, यही तो बचेगा ब्रैकेट में। अच्छा अब एक काम करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, हमको तो चाहिए a का मान। अच्छा a का मान चाहिए तो हम क्या करते हैं 2x प्लस 2y dy बाई dx बराबर, इस माइनस वाले को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 2a dy बाई dx हो जाएगा। आप बताओ, 2 इधर से कॉमन लेंगे, 2 इधर से, ये 2 कैंसिल हो जाएगा दोनों पक्षों में, इधर बचेगा x प्लस वाई dy बाई dx, है ना। और इस dy बाई dx को इधर बटे में भेज देंगे तो उधर हो जाएगा a। हमको a को गायब करना है। अवकल समीकरण का मतलब क्या है, जो रैखिक समीकरण है उसमें से अचर पद को गायब कर देना। अब इस a का मान उठा करके हमने कहा कि ना कि समीकरण का अवकल समीकरण निकालने के लिए उस समीकरण में जितने अचर पद है उतने बार अवकलन करना है। एक बार देखेंगे हमने एक बार अवकलन किया क्योंकि एक ही अचर पद है।
अब तरीका ये कि इसको किसी तरीके से गायब करना है। एक बार अवकलन हो गया, अब दोबारा अवकलन आपको करना नहीं। यहाँ से हमने ए का मान उठा लिया और यहाँ पर रख देंगे जहाँ पर हमने एक बार अवकलन किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम उठा के रख देंगे ए का मान इस समीकरण में, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 में ए का मान रखने पर कुल मिला के हमको क्या करना है, ए को गायब करना है। तो समीकरण 1 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, देखिए 2y इंटू में ए है, ए का मान रखते हैं, ए का मान आया है x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स पूरे के बटे में डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। और बराबर कितना है 0। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, जो चीज़ बटे में होती है इधर से मल्टीप्लाई होता है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, है ना। और इसका इससे भी मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई क्यों होगा, ये तो इसके बट्टे में हाई है, और ये हो जाएगा 2y, है ना। सॉरी यहाँ पर अच्छे से लिख देते हैं, माइनस का 2y और ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये पूरे के बटे में आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। हमें उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब जो बटे देखो हमने क्या किया, पूरे में एलसीएम ले लिया डी बाई डी एक्स, तो इसका इधर से मल्टीप्लाई हो गया, जैसे संख्याओं का आप मल्टीप्लाई करते हो। अब जो हर वाला है वो कहाँ जाएगा, उधर, हर वाला उधर गुणे में जाएगा, जीरो के गुणे में जाने पर जीरो हो जाएगा। तो जब जीरो के गुणे में जाएगा तो केवल आपको इतना ही तो मिलेगा, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और माइनस का 2y और ब्रैकेट में x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। ये जो इक्वेशन है इसमें आप देखिए कहीं पर भी अचर पद नहीं, एक बार अवकलन किया गया है, इसलिए ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अवकल समीकरण हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं समझ में? स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई जल्दी से इस प्रश्न का। तो चलिए भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको थोड़ा कम भी समझ में आया होगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि नए सिलेबस में शायद ये कट ही गया है, ठीक, क्योंकि हमको कहीं पर बुक में देखने को नहीं मिला है ऐसा प्रश्न, परवलय वाला, वृत्त वाला, ठीक है। लेकिन याद रखना कभी भी अवकल समीकरण निकालना हो तो हमको ये देखना है कि उस समीकरण में कितने अचर पद हैं, जितने अचर पद हैं उतने अचर पदों उतनी बार उसका अवकलन कीजिए और अचर पद को गायब करना है, बस किसी भी विधि से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 9 का खा पार्ट, 9 के खा पार्ट में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है अवकलन का, मैंने आपको महामैराथन क्लास में कराया भी है, ठीक है। एक बार अगेन बता देते हैं, 9 का खा पार्ट का ये पहला है। इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है x अंडर रूट 1 प्लस वाई, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, प्लस का y अंडर रूट 1 प्लस एक्स बराबर आपका कितना है, 0 है। तो आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस का 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये चीज़ कब आ सकती है, जब इस इक्वेशन को इस तरीके से बना जाए कि हर में आपका 1 प्लस एक्स हो, तभी अंश अपान हर का फार्मूला लगाओगी, तभी आपका यहाँ पर स्क्वायर बनेगा। आप जानते हो कि अंश अपान हर का जब अवकलन करते हैं तो हर का स्क्वायर होता है। तो ऐसे तरीके से पहले इसको सॉल्व कीजिए कि फलन ऐसा बने कि हर में 1 प्लस एक्स आए, तब जाकर के ये चीज़ आप प्रूव कर सकते हो। देखिए हम कैसे आपको बताते हैं। इसको पहले क्या कीजिए, x प्लस 1 प्लस वाई, इसको उधर ले जाइए, माइनस का y अंडर रूट 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने पर इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 प्लस वाई हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। अच्छा, माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इस वाई स्क्वायर को इधर ले आएंगे और उधर हो गया वाई स्क्वायर एक्स और इसको उधर ले जाएंगे माइनस का एक्स स्क्वायर वाई। इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, लिख सकते हैं कि नहीं। इसमें हमने एक्स वाई कॉमन ले लिया तो ये बच गया वाई माइनस एक्स। ये आपका हो गया एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, स्टेप बाय स्टेप समझते जाना। इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस वाई, जो माइनस का वो प्लस का हो गया, जो प्लस का है वो माइनस का हो गया। एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल, ये हो गया एक्स प्लस वाई और इधर आपका हो गया माइनस का एक्स वाई हो गया। अब हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि x प्लस वाई, इसको इधर ले आएंगे, प्लस का एक्स वाई हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। हमने कहा बटे में 1 प्लस एक्स बनाना है तो x प्लस, इसमें y हमने कॉमन ले लिया, ये बचेगा 1 प्लस एक्स बराबर कितना 0, ठीक। तो इसको हम ले सकते हैं y 1 प्लस एक्स, बहुत ध्यान से समझना। इस x को उधर ले जाएंगे तो माइनस का x हो जाएगा,
y बराबर हो जाएगा माइनस एक्स अपान में 1 प्लस एक्स। हो जाएगा कि नहीं? अब इसका अवकलन कीजिए तब ये चीज़ प्रूव होगी। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो y का अवकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स। यहाँ पर अंश अपान हर वाला फार्मूला लगाएंगे तो पहले हर छूटेगा, x का अवकलन होगा तो माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि x का x के सापेक्ष 1 होता है, लेकिन माइनस एक्स का करेंगे तो -1। फिर माइनस सूत्र लगाएंगे, हमारा क्या छूटेगा? हमने कहा अंश हर छोड़ा, मैंने अंश का अवकलन किया, अब अंश छूटेगा तो माइनस एक्स छूटेगा, माइनस सूत्र वाला ये प्लस एक्स हो जाएगा। हर का अवकलन करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 का अवकलन 0, एक्स का 1 तो 1 ही तो होगा। अपान में हर का स्क्वायर, तो ये आपका हो गया dy बाई डी एक्स। ऊपर सॉल्व करके देख लीजिए, ये आएगा 1 प्लस एक्स और माइनस, यहाँ पर गुणा करेंगे थोड़ा सा। देखिए 1 का गुणा -1 से, 1 से -1, -1 का गुणा x से माइनस एक्स और यहाँ प्लस एक्स, और बट्टे में कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। माइनस एक्स प्लस एक्स 0 हो जाएगा, ये आपका बचेगा -1 अपान में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और यही चीज़ आपको भैया इस क्वेश्चन में प्रूफ करनी थी। कितना हलवा क्वेश्चन बताइए, था कि नहीं? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, एक नहीं कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। आज की इस क्लास में जो प्रश्न आपको सॉल्व करा रहे हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इन क्लास के एक भी क्वेश्चन को मत छोड़ना, ठीक है? चलिए अब देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा है 9 का खा का दूसरा पार्ट, क्योंकि 9 के खा में 2 पार्ट है, 2 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं 4-4, 5-5 नंबर में, ठीक है? चलिए भाई, तो देखते हैं यहाँ पर जो खा पार्ट है उसमें क्या बोला जा रहा है। खा पार्ट में बोला जा रहा है कि फलन 1 है हमारा, ठीक है? खा का ये सेकेंड पार्ट है 9 का। इसमें कह रहा है कि एक फलन है सच दैट Q टू Q, मतलब Q से Q में क्या है परिभाषित है, मतलब एक ऐसा फलन है जिसका प्रांत भी Q समुच्चय से है और परिसर जो है Q समुच्चय से है। आगे दिया गया है f(x) इक्वल टू, फलन दिया गया है f(x) इक्वल टू दिया गया है 3x माइनस का 4, ठीक? कहा जा रहा है कि जहाँ फॉर ऑल जो x है वो आ रहा है समुच्चय Q से। परिभाषित है, सिद्ध कीजिए कि फलन जो है एकाकी आच्छादक फलन है, मतलब आपको एकाकी सिद्ध करना है, आच्छादक सिद्ध करना है, क्यों परमेय संख्याओं का समुच्चय है। हमने आप लोगों को एकाकी सिद्ध करने के लिए बताया, कितना आसान क्वेश्चन। एकाकी के लिए क्या करते हैं? एकाकी के लिए एक अवयव का एक प्रतिबिंब होना चाहिए। अलजेब्रिक रूप से यानी बीजगणितीय रूप से हम क्या करते हैं, fx1 बराबर fx2 दिखाते हैं, और अगर x1 x2 के बराबर आ जाता है तो हम कहते हैं कि फलन एकाकी है। तो fx की वैल्यू अगर 3x माइनस 4 है तो fx1 की वैल्यू हो जाएगी 3x1 माइनस का 4, और fx2 की वैल्यू हो जाएगी 3x2 माइनस का 4। -4 दोनों पक्षों में कैंसिल, 3x1 बराबर 3x2 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, x1 बराबर x2। बस आपको यहाँ पर लिख देना है। अतः जो फलन है वो एकाकी, अर्थात fx1 बराबर fx2 दिखाने पर अगर x1 बराबर x2 आ जाए तो फलन क्या होता है, एकाकी होता है। अच्छा, अब अगली हेडिंग डाल लेना आप आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए क्या करते हैं, सहप्रांत परिसर के बराबर होना चाहिए। लेकिन अलजेब्रिक यानी बीजगणितीय रूप में कैसे हम आच्छादक सिद्ध करते हैं वो समझ लीजिए। आच्छादक के लिए हम मानते हैं कि जो सहप्रांत है वो परिसर के बराबर है, ठीक है? y fx के बराबर मानते हैं। अच्छा, y के स्थान पर y बराबर fx कितना दिया गया, 3x माइनस 4। अब हम जब मान लिए तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो y 4 इधर आएगा +4 बराबर 3x। तो यहाँ से अगर हम x का मान निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा y +4 बटे में 3। अब ये जो x का मान आया है, ये x का मान उठा करके यहाँ पर fx में रखोगे, तो अब हम रखेंगे x के स्थान पर कितना रखेंगे, y +4 अपान में 3। इधर कितना था तो आप कहोगे 3x के स्थान पर कितना है, y +4/3। फिर कितना है, माइनस का 4, 3 से 3 कैंसिल, y +4/3 बराबर y +4, और इधर आपका हो गया -4, +4 -4 0। तो y +4/3 की वैल्यू आ गई कितनी भाई, आपका 0 हो जाएगा y। अतः लिखोगे, बस यही चीज़ होती है कि सबसे पहले हम सहप्रांत को परिसर के बराबर मान के चलते हैं और उसके बाद सहप्रांत को परिसर के बराबर हम प्रूव कर देते हैं, ठीक है? अब लिखेंगे अतः यहाँ पर जो सहप्रांत है वो किसके बराबर है, परिसर के बराबर है, परिसर के बराबर है। अतः आपको पता है कि आच्छादक होने के लिए फलन का सहप्रांत परिसर के बराबर होना जरूरी है। अतः फलन जो है वो आच्छादक यानी ऑन टू है।
एक है कि यहाँ पर प्रूव कर दिया, अच्छा था कि यहाँ पर प्रूव कर दिया। अभी इस तरीके से ये जो सेट नंबर 6 इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कोई सेट आपका रह गया हो तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आप क्लास वहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को हम सेट नंबर 7 सॉल्व कराएंगे और इस तरीके से 2023 के सातों सेट सॉल्व हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।